तो चलिए, आज का जो हम लोग का संडे स्पेशल क्लास है, तो इसमें मेन हम लोग जो अनुवांशिक विकार टॉपिक रह गया था, जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है 5वां चैप्टर, ठीक है। तो उसमें हम लोग का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसका नाम है अनुवांशिक विकार, ठीक है। तो अनुवांशिक विकार जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये क्लासरूम भी आपका जो है चलते रहेगा इसमें, और जो पूरा ये वीडियो है इसको रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर भी अवेलेबल कराया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको किसी बच्चा का क्लास छूट गया है तो जाकर के आराम से यूट्यूब पे देख सकता है। और साथ ही साथ जो बच्चे मान लेते हैं कि क्लास में हमारे नहीं पढ़ रहे हैं, कोनो दूसरा कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक, तो दूसरा कोचिंग में पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में वो ही बच्चे ये वीडियो को देख करके और इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो आपका जिम्मेवारी जो है वो सबसे जरूरी चीज ये है कि जो वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, दुश्मन को भी, ठीक ना, क्योंकि मान लेते दुश्मन का भी भलाई सोचिए तो पुण्य मिलेगा आप लोग को, ठीक ना। तो दोस्त हो, दुश्मन हो, हितई नतई जितना है, सबरी क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सबको इसका फायदा मिल सके, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू लोग, जो हम लोग का टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, अनुवांशिक विकार। टॉपिक का नाम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार बोले तो इसी को हम लोग बोल देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक ना। तो ये हम लोग का टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहली बात कि आखिर जो अनुवांशिक विकार है, तो अनुवांशिक विकार का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना सब लोग। देखो, जैसे हम तो लोग को उत्परिवर्तन पढ़ा दिए हैं, उत्परिवर्तन क्लियर हो गया है। उत्परिवर्तन जब पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि उत्परिवर्तन जो उत्पन्न होता है तो वो या तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, या फिर जो जीन है तो जीन के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण होता है, या फिर हमने बताया था कि जो उत्परिवर्तन होता है तो ये आपका जो क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अब देखो, चाहे किसी भी प्रकार का चेंज होगा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, या फिर जो भी अनुवांशिक पदार्थ हमारे शरीर के भीतर उपस्थित हैं, उन अनुवांशिक पदार्थों की संरचना में या उनकी संख्या में कोई भी परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन के कारण हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार की असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है या फिर किसी प्रकार का अगर रोग उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवांशिक विकार कह देंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना। तो चलिए इसको जो है आप लोग अपना कॉपी में नोट करिए, जल्दी से कॉपी निकालिए सब लोग। टॉपिक डालिए अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार हो गया, अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसमें आप लोग अपना जो है लिखिएगा क्रोमोसोम की संरचना, क्रोमोसोम की संरचना या संख्या में परिवर्तन, क्रोमोसोम की संरचना या संख्या में परिवर्तन के कारण, क्रोमोसोम की संरचना या संख्या में परिवर्तन के कारण जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों को अनुवांशिक विकार कहा जाता है। अनुवांशिक विकार कहा जाता है। लिखा गया। अब सुनिए, जैसे मान लेते हैं कि अनुवांशिक विकार है, तो अनुवांशिक विकार होने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ
कि ये जो है तो इसके लक्षण किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे? क्रोमोसोम के द्वारा। और अगर मान लेते हैं कि क्रोमोसोम के द्वारा इसके लक्षण का निर्धारण किया जा रहा है, तो क्रोमोसोम तो भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। ठीक, तो जैसे जैसे क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, वैसे वैसे जो अनुवांशिक विकार हैं, तो अनुवांशिक विकार भी क्या हो जाएंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अनुवांशिक जो विकार होते हैं या फिर जो अनुवांशिक रोग होते हैं, तो अनुवांशिक रोगों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिखिए अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग का, अनुवांशिक रोग का पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। चलिए, इतना टॉपिक क्लियर हो गया सबका। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। देखो, अनुवांशिक विकार जो होते हैं, तो अनुवांशिक विकार तो कई होते हैं यहां पर। अब देखिए, जो अनुवांशिक विकार हैं, तो इनको अगर देखा जाए तो इनके अगर हम प्रकार की बात करते हैं कि भैया आखिर अनुवांशिक विकार जो है ना, तो अनुवांशिक विकार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अनुवांशिक विकार कितने प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान देना है कि अनुवांशिक विकार जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अनुवांशिक विकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के होंगे, जिनमें से एक जो होता है, एक को हम लोग यहां पर कह देते हैं मेंडलियन, मेंडलियन विकार। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोल देंगे? मेंडलियन विकार कह देंगे। दूसरा जो यहां पर होगा, इसे हम लोग कह देते हैं क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल विकार। ठीक है, तो देखो बाबू, एक हो गया मेंडलियन विकार और दूसरा क्या हो गया? क्रोमोसोमल विकार हो गया। ठीक है, चलिए दोनों को हम लोग यहां पर समझने का पहले प्रयास करते हैं, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मेंडलियन विकार का, तो हम तीनों को क्लास में मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में पढ़ाए हैं। ठीक है, और मेंडल के वंशागति के नियम में हमने क्या बताया था कि मेंडल ने अपने वंशागति के नियमों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया था कि जो भी अनुवांशिक लक्षण है, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। ठीक है, और उसी में उन्होंने जो है प्रभाविता का नियम दिया था, फिर इसके बाद में पृथक्करण का नियम दिए थे। तो ये सारे के सारे नियम उन्होंने दिया था। ठीक है, अब देखो मेंडल ने अपनी वंशागति के जो भी नियम दिए थे, ठीक, तो जो हम लोग यहां पर अनुवांशिक विकार पढ़ रहे हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे अनुवांशिक विकार होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते समय, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि जो यहां पर अनुवांशिक विकार है, तो इनमें से कुछ अनुवांशिक विकार ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते समय मेंडल के वंशागति के नियमों का पालन करते हैं। ठीक ना, यानी कि मेंडल के वंशागति के नियमों के आधार पर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार के जो भी अनुवांशिक विकार होंगे, इन अनुवांशिक विकारों को हम लोग क्या बोल देंगे? तो इसे हम लोग मेंडलियन विकार कहेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पर। हमने क्या बोला बाबू कि जो, देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैसे अनुवांशिक विकार, वैसे अनुवांशिक, वैसे अनुवांशिक विकार, वैसे अनुवांशिक विकार जो एक पीढ़ी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, स्थानांतरित होते हैं,
स्थानांतरित होते हैं तथा तथा अपनी वंशागति के दौरान अपनी वंशागति के दौरान मेंडल के वंशागति के नियमों का अनुपालन करते हैं। ठीक है, तो जो भी अपनी वंशागति के दौरान क्या करेगा, मेंडल के वंशागति के नियमों का अनुपालन करेगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे मेंडलियन विकार कह देंगे। और इसमें अगर देखा जाए बाबू कि आखिर इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है, आखिर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, एक रोग होता है जिसे हम लोग कह देते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। अगला जो होता है, दूसरा जो होता है, ये हो जाता है आपका वर्णांधता। ठीक है, एक आपका हीमोफीलिया हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वर्णांधता। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा यहां पर हो जाता है एक जिसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया के बाद में इसमें एक और हम लोग देख लेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो इस तरीके से इतने सारे जो अनुवांशिक विकार हैं, इन सबको हम लोग किसमें शामिल करते हैं, मेंडलियन विकार के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो यहां पर हम लोग को अनुवांशिक विकार दिख रहा है, इसका नाम क्या है, क्रोमोसोमल विकार। अब देखो, जैसे हम जब तुम लोग को क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तन के बारे में बता रहे थे, ठीक, उस टाइम में हमने बताया था कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने के कारण एक रोग होता है जिसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। एक हमने वहां पर बताया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। फिर इसके बाद में जो है वहां पे एक होता है आपका टर्नर सिंड्रोम, फिर पटाउ सिंड्रोम। तो ये अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, ठीक ना, जो कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने के कारण, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने के कारण जो भी अनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं, उन अनुवांशिक विकारों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम लोग क्रोमोसोमल विकार कह देते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अनुवांशिक विकारों को क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं जी, तो क्रोमोसोमल विकार कह देते हैं। ठीक है, अब सुनिए, सवाल यह है कि इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे डाउन्स सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो एक हम लोग का यहां पर हो जाएगा डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम के बाद में इसमें एक हो जाता है आपका टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अगला हम लोग यहां पर देखते हैं जिसे कहा जाता है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है,
फिर इसके बाद में अगला अगर देखें तो एक हो जाता है जिसे कहा जाता है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहां पर भी हम लोगों को 4 एग्जाम्पल मिले जिसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम लोग अभी तक क्या सीखे कि जो भी अनुवांशिक विकार होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो अनुवांशिक विकारों की अगर बात करी जाएगी तो अनुवांशिक विकार का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के भीतर जो अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है, ठीक ना, जो गुणसूत्र उपस्थित है, तो गुणसूत्र की संरचना या उसकी संख्या में परिवर्तन के कारण अगर किसी प्रकार का हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है, ठीक ना, जिसका कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति होती है, तो वैसे रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे रोगों को हम लोग अनुवांशिक विकार कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुवांशिक विकार का हमने टाइप क्या बताया, इसके 2 टाइप होते हैं, जिसमें से एक आपका मेंडलियन विकार हो गया और दूसरा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। ठीक है, अब देखो मेंडलियन विकार की बात करी जाएगी तो मेंडलियन विकार में हमने क्या बताया कि इनके जो लक्षण होंगे ना मेंडलियन विकार में, ठीक ना, तो मेंडलियन विकार के जो लक्षण होते हैं ये एक तो क्रोमोसोम पर उपस्थित होंगे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। ठीक, और इसमें हमने क्या बताया कि जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनकी वंशागति होती है, स्थानांतरित होते हैं, तो उस दौरान ये मेंडल के वंशागति के नियमों का अनुपालन करते हैं, यानी कि मेंडल के वंशागति के नियमों का पालन करते हुए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, वहीं दूसरा जो हमने बताया, तो दूसरा हमने बताया क्रोमोसोमल विकार, और इसमें हमने क्या सिखाया कि ये जो होते हैं तो ये क्रोमोसोम की संख्या में मतलब परिवर्तन के कारण, यानी कि या तो क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाए या फिर क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाए, तो दोनों स्थितियों में जो अनुवांशिक रोग होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल विकार कह देंगे। और इसमें हमने 4 एग्जांपल बताया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और फिर पटाउ सिंड्रोम। और यहां पर भी हम लोग को 4 एग्जांपल देखने हैं, जिसमें कि एक हम लोग हीमोफीलिया को देख लेंगे, फिर इसके बाद में वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस को, फिर इसके बाद में सिकल सेल एनीमिया को, और लास्ट में हम लोग देख लेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया को। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया है। बोलिए समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, जल्दी से नोट किया जाए। लिखा गया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो हम लोग को इसमें पढ़ना है टॉपिक, जैसे कि हमने बताया कि जो भी मेंडलियन विकार हैं, तो मेंडलियन विकार के अंतर्गत हमने सबसे पहला एग्जांपल कौन सा लिया था, हीमोफीलिया को। तो यहां पर सबसे पहले जो अगला हम लोग को टॉपिक डिस्कस करना है ये हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहला हम लोग का एग्जांपल था जो कि हीमोफीलिया था, ठीक है ना, तो हीमोफीलिया के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बाबू लोग, जो हीमोफीलिया होता है, तो हीमोफीलिया के बारे में अगर देखा जाए तो हीमोफीलिया के जो जीन होते हैं, हीमोफीलिया के जो लक्षण होते हैं ना, वो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, किस पर होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर, और एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। और जैसा कि हम पहले आपको पढ़ाए हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है और जो वाई क्रोमोसोम है मानव के शरीर में, तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एलोसोम होते हैं। ठीक है, एलोसोम होते हैं यानी कि लिंक क्रोमोसोम होते हैं। और इसीलिए जो आपका हीमोफीलिया होता है, तो हीमोफीलिया को एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार कहते हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लक्षण किस पर उपस्थित होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। और एक्स क्रोमोसोम को चूंकि हम लोग एलोसोम के अंतर्गत रखते हैं, इसीलिए इसे एलोसोमल विकार भी कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग इसको नोट करते हैं। हमने क्या बताया कि जो हीमोफीलिया है बाबू, तो हीमोफीलिया क्या है, तो यह एक एक्स क्रोमोसोम
संलग्न, एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकृति है, अप्रभावी विकृति है। पहला पॉइंट तो हमने ये बताया। अब देखो, चूंकि एक्स क्रोमोसोम क्या है, तो ये एलोसोम है ना, तो इसीलिए हम लोग ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो इसे एलोसोमल, एलोसोमल या फिर अलिंग संलग्न आनुवांशिक विकार भी कह देते हैं, आनुवांशिक विकार भी कहते हैं। तो ये इतना पॉइंट तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो आपका हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हीमोफीलिया जो रोग है, तो हीमोफीलिया रोग के बारे में जो पहला मतलब इसका केस जो देखा गया था, मतलब पहली बार जब इसकी खोज की गई थी, तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो रोग है, इसको इंग्लैंड की एक महारानी थी जिनका नाम था महारानी विक्टोरिया, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया जो है, उन्हीं के शरीर में इस रोग को पहली बार देखा गया। मतलब हुआ यह था कि जो हीमोफीलिया है ना, तो हीमोफीलिया महारानी विक्टोरिया में उपस्थित था, ठीक। अब देखो, ये जो रोग है ना, ये अगर किसी महिला के शरीर में होगा, अगर किसी महिला के शरीर में होगा, तो उस कंडीशन में ये अप्रभावी रहता है, मतलब इसके लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये किसी पुरुष के शरीर में जाएगा, तो उसके एक्स क्रोमोसोम पे जाएगा, ठीक। और पुरुष के शरीर में जब जाता है, तो ये उनके शरीर में प्रभावी हो जाता है, ठीक ना। तो हुआ ये कि जो महारानी विक्टोरिया थी, तो उनके जितने भी सगे संबंधी जो लोग थे, मतलब जो कि पुरुष थे, ठीक ना, माने उनके वंशज, ठीक है, तो उनको अगर कभी भी किसी प्रकार का चोट लगता था, कटता फटता था कोई अंग, तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं होता था, ठीक। क्योंकि देखो, जो हीमोफीलिया रोग है, तो हीमोफीलिया रोग के अगर लक्षण की बात करी जाएगी, तो इसमें होता यह है ना कि अगर आपके किसी अंग में कोई चोट वगैरह लगेगा, या फिर अगर कोई अंग कटेगा फटेगा, तो नॉर्मली हम लोग के बॉडी में क्या होता है, हम लोग के बॉडी में अगर अंग कोई कटा, ठीक, कट लगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम के बाद में वहां पर जो है मतलब रक्त का थक्का बन जाता है, और रक्त का थक्का बनने के कारण ब्लीडिंग क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक। लेकिन जो हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति होंगे, उनके बॉडी में ये कैपेसिटी खत्म हो जाती है, मतलब अगर उनके शरीर में कभी चोट लगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तो ये बंद ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक मतलब जैसे ब्लीडिंग को बंद करने के लिए एक प्रोटीन बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक ना। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, वो इनमें बनना बंद हो जाता है, वो बनता ही नहीं है, और न बनने के कारण जब भी इनमें किसी प्रकार का कोई चोट लगेगा, तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा, और लास्ट में अधिक ब्लीडिंग होने के कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक। तो ऐसा देखा गया किसमें, महारानी विक्टोरिया के फैमिली मेंबर्स में, ठीक। और जब देखा गया, तो इसके कारण को जब पता लगाया गया, तो देखा गया कि इसके जीन जो है स्टार्टिंग में किसमें उपस्थित है, सबसे पहले जो है किसमें उपस्थित है, महारानी विक्टोरिया में। उनके जितने भी संबंधित थे, उनमें सबसे पहले फिर किसमें देखा गया, महारानी विक्टोरिया में। और यही रीजन था, क्योंकि महारानी विक्टोरिया कहां से थी, राजा महाराजा के घराना से ना। अब राजा महाराजा जो हैं, तो राजा महाराजा के जो परिवार होता है, उसको शाही परिवार कहा जाता है, ठीक ना, शाही परिवार। अब शाही परिवार है, तो शाही परिवार में चूंकि इस रोग को खोजा गया है, इसीलिए इस रोग को हम लोग शाही रोग भी कह देते हैं। शाही पनीर उनीर नहीं समझना है, क्या समझना है, शाही रोग या रॉयल डिजीज कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या देखे कि ये जो रोग है, तो इस रोग की खोज, इस रोग को पहली बार जो महारानी विक्टोरिया हैं, महारानी विक्टोरिया के परिवार में देखा गया था, महारानी विक्टोरिया के परिवार में देखा गया था, और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए
इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसलिए इसे शाही रोग, शाही रोग या फिर इसे हम लोग रॉयल, रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं बाबू लोग कि आखिर इसका लक्षण क्या था, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं तो हमने क्या बताया कि रक्त का थक्का बनाने की जो क्षमता होती है बाबू, रक्त का थक्का बनाने की क्षमता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब सुनिए, रक्त का थक्का बनाने की क्षमता अगर समाप्त हो गई तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि यदि कोई अंग में चोट लगता है या कटता फटता है, ठीक ना, या कटता है तो उस स्थिति में जो रक्त स्राव है ना बाबू, तो रक्त स्राव बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है। क्लियर? अब सुनिए, क्योंकि ब्लीडिंग इसमें बंद नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग लगातार होते रहेगा ना। इसमें हमने क्या बताया कि अगर कोई अंग कट गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, और ये ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगा क्योंकि रक्त का थक्का बनना इसमें पॉसिबल नहीं है। तो जब ब्लीडिंग लगातार होते रहेगा, इसीलिए इसे हम लोग ब्लीडर्स रोग भी कह देते हैं, ठीक ना। रक्त स्राव बंद नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। इसे हम लोग ब्लीडर्स रोग कह देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? सबको समझ में आ गया ना? अब सुनिए, अब इसके बाद की कहानी क्या है बाबू लोग, कि देखिए, जैसे अगर हम इसके प्रभाव की बात करते हैं, अगर हम इसके प्रभाव की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसके प्रभाव को महिला और पुरुष दोनों में अलग अलग देखते हैं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिया पुरुष को, ठीक है, पुरुष को हमने लिखा, और फिर यहां पर हमने एक बना दिया महिला का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पुरुष जो होते हैं बाबू, तो पुरुष में क्रोमोसोम कौन कौन से पाए जाते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और देखिए, हमने बताया क्या है कि ये जो लक्षण है ना, तो ये लक्षण एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। ठीक, अब देखो, जैसे कोई पुरुष है तो किसी पुरुष में अगर मान लेते हैं कि क्रोमोसोम एक्स और वाई दोनों हैं, ठीक, और एक्स भी क्या है, नॉर्मल है। देखो, एक्स के क्या यहां पर हीमोफीलिया के जीन दिखाई दे रहे हैं? नहीं है। देखो, अगर इस पे जीन रहेगा तो एक्स के ऊपर एच लिख देंगे, स्मॉल एच। ठीक, यहां पर तो नहीं है, यानी कि एक्स भी क्या है, नॉर्मल है क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम भी क्या है, नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में इस पुरुष को कहा जाएगा सामान्य पुरुष। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, सामान्य पुरुष। अगर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों अगर किसी पुरुष में नॉर्मल है तो उसे सामान्य पुरुष कहा जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि वाई क्रोमोसोम पे तो भैया ये आएगा नहीं, आएगा किस पे, एक्स पे, तो एक्स क्रोमोसोम पर अगर हीमोफीलिया के जीन आ गए, इस तरीके से हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन में इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे कह देते हैं हम लोग हीमोफीलिक पुरुष कह देते हैं। ठीक है, अगर किसी पुरुष के एक्स क्रोमोसोम, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, और उस एक्स क्रोमोसोम पे अगर क्या यहां पर हीमोफीलिया के जीन आ गए, तो उस कंडीशन में उस पुरुष में हीमोफीलिया के लक्षण पूरी तरीके से प्रभावी हो जाते हैं। ठीक ना, और इसीलिए ऐसे पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोफीलिक पुरुष कहते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत? अब सुनिए, महिला की स्थिति को समझते हैं। देखो बाबू, महिलाओं की अगर बात करी जाएगी तो महिलाओं में 3 कंडीशन बनते हैं। क्या बनेंगे? 3 कंडीशन, तीनों को समझते हैं। देखिए, पहला कंडीशन क्या बनेगा कि एक्स क्रोमोसोम इसमें दोनों होते हैं,
ठीक ना। और दोनों में से किसी भी एक्स क्रोमोसोम पर अगर हीमोफीलिया का जीन नहीं है तो इसे कहा जाएगा सामान्य, इसे हम लोग सामान्य महिला कह देंगे। इसे क्या बोलेंगे? सामान्य महिला। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो एक्स क्रोमोसोम दो है ना। अब देखो अगर दोनों में से किसी एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के जीन आ गए और दूसरा क्या है? नॉर्मल है। दो गो एक्स क्रोमोसोम है जिसमें से एक पे क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया के जीन, और दूसरा वाला क्या होगा? नॉर्मल। तो उस कंडीशन में ये जो महिला होती है इसे हम लोग कह देते हैं वाहक महिला। ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वाहक महिला। वाहक महिला कहने का मतलब ये हुआ कि देखो इसमें हीमोफीलिया के जीन उपस्थित है, मतलब ये एक पीढ़ी से, मतलब जैसे अगर इसके संतान उत्पन्न होंगे तो उस संतान में हीमोफीलिया के जीन को ये ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन फिर भी अब सुनिए, ये जो है ना, तो ये जीन को ट्रांसफर तो कर सकती है लेकिन इसमें इसके लक्षण प्रभावी नहीं होंगे। ठीक ना। तो ऐसे जो महिला होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाहक महिला। मतलब अगर किसी महिला में हीमोफीलिया के जीन उपस्थित हैं लेकिन फिर भी वो उसमें प्रभावी नहीं है, लेकिन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं, तो वैसी महिला को वाहक महिला बोलेंगे। ठीक ना। अब देखिए इसके बाद में तीसरा कंडीशन क्या होगा? दो गो एक्स क्रोमोसोम है ना। अब इस पे भी क्या रहेगा? हीमोफीलिया का जीन, और इस पे भी क्या रहेगा? हीमोफीलिया के जीन रहेंगे। अगर दोनों पर हीमोफीलिया के जीन आ गए तो उस कंडीशन में इस महिला को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसे हम लोग बोल देते हैं हीमोफीलिक, हीमोफीलिक, हीमोफीलिक महिला बोल देते हैं। ठीक ना। या हीमोफीलिक स्त्री बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो बाबू ध्यान से समझना है, सुनिए। जो हीमोफीलिक होती है ना स्त्री, ठीक, तो हीमोफीलिक स्त्री सामान्यतः जन्म से पहले ही भ्रूणीय अवस्था में क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। ठीक ना। नॉर्मली अगर मान लेते हैं कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के जीन आ जाते हैं तो उस कंडीशन में वैसी जो स्त्री होती है ये जन्म ही नहीं लेती है, गर्भ में क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। अगर बाई द वे जन्म ले ली तो उसमें क्या होगा? इसमें आपका मतलब अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे अगर हीमोफीलिया के जीन आ जाएंगे तो ये है महिला, लेकिन इसमें भी ये लक्षण प्रभावी होंगे। जैसे हमने क्या बताया है कि महिला के शरीर में अगर रहता है हीमोफीलिया के जीन तो नॉर्मली क्या रहता है? अप्रभावी, और जैसे ये पुरुष के शरीर में ट्रांसफर होता है तो प्रभावी हो जाता है, हमने बताया। अब देखो अगर मान लेते हैं कि महिला के किसी एक ही एक्स क्रोमोसोम पर रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? अप्रभावी, लेकिन पुरुष में ट्रांसफर कर सकती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाहक महिला। ठीक। अब देखो पुरुष में भी क्या, तो जो अपना संतान उत्पन्न होगा ना कोई लड़का तो उसमें ट्रांसफर करेगी। ठीक है। अब देखिए लेकिन अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे अगर आ गया जीन हीमोफीलिया के तो उस कंडीशन में ये जो महिला होगी ना, इस महिला में भी हीमोफीलिया क्या हो जाएगा? प्रभावी। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के जीन रहेगा तो महिला में भी क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। मतलब अगर इसका भी अब अंग कोई कटेगा फटेगा तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कहानी क्लियर है इतना? बोलिए। अब इसको लिपिबद्ध किया जाए। तो सब लोग का लिखा गया। चलिए अब जो है हम लोग यहां पर आगे देखते हैं और समझिएगा थोड़ा सा। देखिए बाबू लोग, जो आपका यहां पर हम लोग को आगे देखना है, तो जैसे देखिए हमने यहां पर सारा का सारा प्रभाव बता दिया कि महिला में ये किस प्रकार से प्रभावी होगा और पुरुष में किस प्रकार से होगा। अरे काहे बतिया रहा है? शर्म नहीं आ रहा है तुमको? चुट्टा कहीं के। चलिए देखिए अब इसके बाद में अगला जो हम लोग को इसमें टॉपिक देखना है ये हो जाएगा कि जो हीमोफीलिया है ना बाबू, तो हीमोफीलिया की वंशागति पढ़ना है। हीमोफीलिया की वंशागति। हीमोफीलिया की वंशागति कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हीमोफीलिया जो होता है तो हमने क्या बताया कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, और आनुवंशिक विकार क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से स्थानांतरित होगा ये मेन हम लोग को समझना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कोई एक केस लेते हैं। पहले देखिए ध्यान दीजिएगा। हमने
पहला नंबर में केस नंबर 1 लिया, ठीक है, केस नंबर 1 यानी कि पहली स्थिति को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहां पर अभी लिखना नहीं है किसी को, ठीक ना, हम इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में पहले बताएंगे और तब जाके आप लिखिएगा। देखिए जैसे केस 1 में हमने मान लिया कि कोई महिला है, ठीक है, कोई यहां पर महिला हो गई। अब देखिए ये जो महिला है तो महिला कैसी है, महिला यहां पर हो गई सामान्य, ठीक है, महिला यहां पर सामान्य हो गई। और यहां पर जो पुरुष है, अगर हम पुरुष की बात करते हैं बाबू लोग, तो पुरुष यहां पर हम लोग बोल दिए यहां पर कि हीमोफिलिक हो गया, पुरुष जो है वो हीमोफिलिक हो गया, ठीक है। हीमोफिलिक पुरुष का मतलब समझते हो, देखो अगर महिला सामान्य है तो सामान्य महिला का क्रोमोसोम कैसा होगा, तो इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अगर महिला सामान्य महिला है तो इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, सामान्य होंगे, नॉर्मल होंगे, मतलब किसी पे भी हीमोफीलिया के जीन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो वही अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक ना। देखो यहां पर हमने लिखा है कि हीमोफिलिक अगर पुरुष रहेगा तो इसके एक्स क्रोमोसोम पर क्या पाया जाएगा, हीमोफीलिया के जीन पाए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक्स लिखा और वाई लिखा और एक्स क्रोमोसोम पर हमने हीमोफीलिया के जीन को लगा दिया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान दीजिएगा, जब इनमें प्रजनन होगा, जब इनमें प्रजनन होगा तो प्रजनन के दौरान यहां से गैमेट 2 प्रकार के बनेंगे, सॉरी 2 गैमेट बनेंगे। अब देखिए एक हो जाएगा यहां पर एक्स और यहां पर भी ये गैमेट हो गए। अब देखो यहां पर भी कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के, एक हो जाएगा एक्स और एक वाई, ठीक है। अब देखो एक्स वाई जो एक्स जो है यहां पर, तो एक्स पर हीमोफीलिया के जीन रहेंगे, ठीक ना। पुरुष में जो एक्स क्रोमोसोम वाला जो यहां पर गैमेट बनेगा तो उसमें एक्स क्रोमोसोम पर क्या रहेंगे, हीमोफीलिया के जीन रहेंगे। अब देखो इस कंडीशन में होगा ये कि जैसे मान के चलो बाबू कि अगर ये वाला इसके साथ में जाके क्रॉस किया, ठीक है, ये वाला मतलब ये जो एक्स क्रोमोसोम वाला जो गैमेट है ये अगर इस एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट के साथ में अगर क्रॉस करेगा तो इस कंडीशन में जो संतान उत्पन्न होगा, ध्यान से समझिएगा, जो उत्पन्न यहां पर संतान है तो उत्पन्न संतान के अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो ध्यान से समझना है। यहां पर उत्पन्न संतान में इधर से क्या आया है, एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और यहां से हीमोफीलिया वाला आया है ना, तो लिख लेते हैं एक आपका हीमोफीलिया वाला हो गया और एक यहां पे नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आया, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में जो उत्पन्न संतान है ये होगी क्या, तो लड़की होगी। अब देखो लड़की उत्पन्न हो रही है तो बात क्लियर है, लेकिन हमने क्या बताया कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर रहेगा हीमोफीलिया का जीन और एक क्या रहेगा नॉर्मल, तो इस कंडीशन में जो स्त्री उत्पन्न होगी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाहक ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर उत्पन्न होगी क्या, पुत्री उत्पन्न होगी और ये कैसी होगी, तो ये यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये यहां पर वाहक पुत्री होगी, वाहक पुत्री होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग समझते हैं बाबू लोग। देखिए अब इसको जो है हम लोग इसके साथ में क्रॉस करा के देखते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से एक्स भी नॉर्मल आएगा और यहां से वाई भी नॉर्मल आया, ठीक है। तो जब एक्स और वाई दोनों नॉर्मल रहेंगे तो उस कंडीशन में यहां पर उत्पन्न संतान क्या होगा, पहला नंबर की पुत्र उत्पन्न होगा, ठीक। और ये जो पुत्र उत्पन्न होगा तो ये कैसा होगा, सामान्य ना। देखो तो किसी पे भी हीमोफीलिया नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, ये सामान्य पुत्र होगा, सामान्य पुत्र होगा, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद में अगली कंडीशन को समझते हैं। देखिए ये भी तो पॉसिबल है ना कि ये वाला इसके साथ में क्रॉस कर ले। अब देखो ये अगर इसके साथ में क्रॉस करेगा तो जो संतान उत्पन्न होगा बाबू लोग, इसमें कौन से जीन आएंगे, तो वापस से देखिए इधर से क्या आएगा, एक्स हीमोफीलिया वाला और यहां से नॉर्मल आएगा एक्स, और इस कंडीशन में जो संतान उत्पन्न होगी ये वापस से क्या हो जाएगी, वाहक ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर उत्पन्न जो संतान है ये पुत्री होगी और ये वाहक पुत्री होगी। वाहक पुत्री का मतलब हमने बताया है कि इसमें जो हीमोफीलिया के लक्षण है वो दिखेंगे नहीं, लेकिन
इसके जब वापस से संतान उत्पन्न होंगे तो ये अपने संतान में हीमोफीलिया के जीन को ट्रांसफर करेगी, यानी कि ये हीमोफीलिया के वाहक के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में एक कंडीशन क्या है कि इसको हमने क्रॉस करा दिया इसके साथ। अब देखो यहां पर इन दोनों को जब क्रॉस कराइएगा तो वापस से देखिए यहां से क्या आया है, एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल और वाई क्रोमोसोम ये भी नॉर्मल। जब दोनों नॉर्मल होंगे तो फिर पुत्र उत्पन्न होगा, और पुत्र कैसा होगा, ये सामान्य पुत्र होगा, ये सामान्य पुत्र होगा। अब देखो बाबू, अगर हम इसके कंक्लूजन को लिखते हैं, इसके निष्कर्ष को लिखते हैं कि भाई अगर मान लेते हैं कि सामान्य महिला का विवाह अगर जो है हीमोफिलिक पुरुष के साथ कराया जाए तो उनके संतान जो उत्पन्न होंगे तो उनके संतान के भीतर हीमोफीलिया के होने की संभावना कितनी होगी। इसको अगर हम लोग देखें, इसके निष्कर्ष को देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, इसका अगर हम लोग निष्कर्ष देखें कि भैया इसमें कैसे संतान उत्पन्न होंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए टोटल इसमें 4 संतान उत्पन्न हुए ना, 4 टोटल संतान उत्पन्न हुए हैं, और 4 संतान में से 2 क्या है, 2 यहां पर पुत्री हैं, रेड कलर से जो हमने लिखा है, ठीक, और 2 यहां पर क्या है, पुत्र हैं, जो हमने ब्लैक कलर से लिखा है। अब देखो जो दोनों यहां पर पुत्री हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर हम पुत्र की बात करते हैं तो पुत्र यहां पर 2 हैं और पुत्री क्या है, तो पुत्री भी यहां पर 2 हैं, ठीक ना। अब देखो 2 में से दोनों के दोनों पुत्र क्या हैं, सामान्य है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 100% जो पुत्र हैं वो क्या हैं, तो 100% सामान्य पुत्र होंगे। पुत्र इसमें 100% क्या हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। और पुत्री की बात करिएगा तो 2 पुत्री है ना जी, और दोनों के दोनों क्या है, वाहक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी पुत्री होगी, यानी कि जो 100% जो पुत्री होगी, तो पुत्री क्या हो जाएगी, वाहक होगी, वाहक पुत्री उत्पन्न होगी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक काम करना है, एक प्रश्न लिखिएगा और प्रश्न को लिखने के बाद में इसको वहां पे लिख लीजिएगा आंसर में, ठीक है। चलिए लिखिएगा, बोले लिखो, यदि किसी सामान्य महिला, यदि किसी सामान्य महिला का विवाह, यदि किसी सामान्य महिला का विवाह किसी हीमोफिलिक, सामान्य महिला का विवाह किसी हीमोफिलिक पुरुष के साथ कराया जाता है, हीमोफिलिक पुरुष के साथ कराया जाता है, तो उस स्थिति में उनके द्वारा उत्पन्न संतान में हीमोफीलिया होने की संभावना, संभावना को दर्शाइए, होने की संभावना को दर्शाइए। अब जो है इसके आंसर में इसको अपना बना लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से, चलिए एक और प्रश्न लिखिए। तो एक और प्रश्न लिखिए, यदि किसी वाहक महिला
यदि किसी वाहक महिला यदि किसी वाहक महिला का विवाह यदि किसी वाहक महिला का विवाह किसी हीमोफिलिक पुरुष वाहक महिला का विवाह किसी हीमोफिलिक पुरुष के साथ कराया जाता है, हीमोफिलिक पुरुष के साथ कराया जाता है, तो उस स्थिति में उनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार के होंगे? उनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार के होंगे? ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। और आज जो है इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हम इस पे आधारित और आपको 4-5 प्रश्न देंगे बनाने के लिए। ठीक है, और आप लोग उसको घर से बना के लाइएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर कंडीशन क्या है बाबू, तो ये केस नंबर हमने केस नंबर 2 लिया, और हमने यहां पर क्या लिया है, हमने यहां पर जो महिला को लिया है, तो महिला कैसी है? महिला कैसी है जी? वाहक महिला है ना। चलिए तो हमने लिख दिया वाहक महिला। ठीक है, और जो यहां पर पुरुष है वो हीमोफिलिक है। ठीक है ना, तो पुरुष कैसा हो गया? हीमोफिलिक पुरुष हो गया, हीमोफिलिक पुरुष हो गया। ठीक है, अब देखिए वाहक महिला अगर हैं तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिया के जीन पाए जाएंगे, और एक क्रोमोसोम एक्स वाला क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो हीमोफिलिक पुरुष की बात करिएगा तो इसमें भी एक्स क्रोमोसोम पर आएगा हीमोफिलिया के जीन, और वाई क्रोमोसोम नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही इन दोनों के बीच में प्रजनन कराया जाएगा तो सबसे पहले क्या बनेंगे? गैमिट बनेंगे ना। गैमिट इसमें कितने प्रकार के बनेंगे? 2 प्रकार के, जिसमें से एक जो गैमिट आपका होगा बाबू लोग, तो एक गैमिट पर हीमोफिलिया के जीन रहेंगे और एक गैमिट आपका नॉर्मल रहेगा, एक्स क्रोमोसोम वाला। ठीक है, अब देखो यहां पर भी 2 प्रकार के बनेंगे, जिसमें से अगर देखा जाए तो यहां पर जो एक आपका होगा, तो एक आपका एक्स क्रोमोसोम जो है हीमोफिलिया युक्त होगा, और वाई क्रोमोसोम यहां पर नॉर्मल होगा। ठीक है, अब देखो जब इनके बीच में प्रजनन होगा तो प्रजनन होने पर सिचुएशन क्या बनेगा? देखिए यहां पर अगर मान लेते हैं कि इसका क्रॉस हुआ इसके साथ में, ये वाला गैमेट इसके साथ में जाके निषेचन कर लिया, तो उस कंडीशन में जो संतान उत्पन्न होगा बाबू, तो संतान में क्या हम लोग को देखने को मिलेगा कि इधर से भी जो एक्स क्रोमोसोम आया है इसके भी क्या है? हीमोफिलिया के जीन है। ठीक ना, और यहां से जो आया इसके भी क्या है? हीमोफिलिया के जीन है। ठीक ना, अब देखिए यहां पर जो उत्पन्न होने वाले संतान है, उत्पन्न जो संतान है, तो उत्पन्न संतान के अगर हम लक्षण की बात करें तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर दोनों एक्स क्रोमोसोम है ना, यानी कि जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी? पुत्री होगी। ठीक ना, और चूंकि दोनों पर क्या है? हीमोफिलिया के जीन है, तो इस कंडीशन में इसे हम लोग क्या बोल देंगे? अब देखो जैसे हम बताया ना कि अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर, किसी स्त्री में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिया के जीन रहेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोफिलिक बोलते हैं। अगर दोनों पर रहेगा तो हीमोफिलिक। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जो पुत्री उत्पन्न होगी ये हीमोफिलिक पुत्री हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिए इसके बाद में अगले कंडीशन को हम लोग समझते हैं बाबू लोग। देखिए अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि जैसे सपोज करिए
कि ये जो है इसको हमने इसके साथ में क्रॉस करा दिया। जब इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो यहां पर जो उत्पन्न होने वाला संतान है उसमें इधर से क्या आ गया, एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया के जीन के साथ में आया, यहां से वाई क्रोमोसोम नॉर्मल आया। ठीक है, तो देखो चूंकि एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम है, यानी कि ये पुत्र होगा। और ये पुत्र कैसा होगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो पुत्र होगा ना बाबू, तो ये आपका हीमोफिलिक होगा। ठीक ना, हीमोफिलिक हीमोफिलिक पुत्र हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया ना कि अगर पुरुष है तो पुरुष में एक्स क्रोमोसोम पर अगर आपका हीमोफीलिया के जीन उपस्थित होंगे तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, हीमोफिलिक। तो यहां पर हीमोफिलिक पुत्री यहां पर हो गई एक, और एक क्या हो गया, हीमोफिलिक पुत्र हो गया। ठीक ना, आगे देखते हैं। अब सुनिए, ये भी तो हो सकता है ना कि ये वाला जो क्रोमोसोम वाला जो गैमिट है ये जाकर के और इसके साथ में निषेचन कर ले, तो यहां पर जो संतान उत्पन्न होंगे, यहां पर जो संतान उत्पन्न होंगे, अगर इनकी बात करी जाएगी तो देखो यहां से एक्स हीमोफीलिया वाला आया है, यहां से एक्स नॉर्मल आया है, यानी कि उत्पन्न होने वाली संतान जो होगी ये तो होगी पुत्री। और पुत्री कैसी होगी, तो चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पर है ना जी हीमोफीलिया, यानी कि ये जो है तो ये वाहक पुत्री हो जाएगी, वाहक पुत्री हो जाएगी। ठीक ना, और वहीं अगले कंडीशन को देखते हैं। अगला कंडीशन क्या होगा, ये जो है इसके साथ में क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जब क्रॉस कराओगे, इन दोनों को जब क्रॉस कराओगे तो यहां पर जो संतान उत्पन्न होगा उसमें लक्षण क्या आएगा, यहां से एक्स भी आपका नॉर्मल आया और यहां से वाई भी नॉर्मल आया, दोनों नॉर्मल आया है। और दोनों जब नॉर्मल आएगा तो उस कंडीशन में जो उत्पन्न होने वाला संतान है ये क्या होगा, पुत्र होगा। और ये सामान्य पुत्र होगा ना, सामान्य पुत्र। क्योंकि हमने क्या बताया कि जब दोनों के दोनों क्रोमोसोम नॉर्मल रहेंगे तो उस कंडीशन में पुत्र क्या हो जाएगा, सामान्य। एक्स क्रोमोसोम भी नॉर्मल, वाई क्रोमोसोम भी नॉर्मल, तो उस कंडीशन में पुत्र सामान्य होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को देखा। अब सुनिए, यहां पर समझना यह है कि निष्कर्ष क्या निकला। हमने क्रॉस करा दिया ना, प्रजनन करवा दिया, अब इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो देखिए निष्कर्ष को हम लोग यहां पर समझते हैं। निष्कर्ष को हम लोग समझते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है, तो देखिए पहले जो कुल संतान है उनके आधार पर हम लोग देखते हैं कुल संतान। तो कुल संतान कितने हैं बाबू, 4 हैं। कुल संतान कितने उत्पन्न हुए, 4। अब देखो 4 में से हमने क्या देखा है कि 4 में से हमने देखा कि देखो 3 कैटेगरी बना है। एक बना है सामान्य का, एक बना है वाहक का, और एक बना है क्या, तो एक यहां पर बना है हीमोफिलिक का। ठीक है, अब देखो टोटल संतान की बात करें, मतलब लड़का और लड़की सबको मिला करके, तो सबको मिला करके अगर देखा जाएगा तो सामान्य संतान कितने हैं, सिर्फ एक लड़का सिर्फ है। तो यानी कि 25% जो है क्या है, इसमें सामान्य है। ठीक, 4 में से एगो क्या है, सामान्य है, यानी कि 25% सामान्य है। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा, वाहक कितने हैं, तो एक लड़की जो ये वाहक है, यानी कि 25% जो 25% जो यहां पर पुत्री है, तो 25% जो संतान है ये क्या हो जाएंगे, ये आपके वाहक हो जाएंगे। ठीक ना, और बाद बाकी 2 गो जो संतान है टोटल, माने एक लड़का और एक लड़की दोनों, तो 2 संतान क्या है, हीमोफिलिक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 50% यहां पर संतान उत्पन्न हुए हैं तो ये क्या हुए हैं, ये हीमोफिलिक उत्पन्न हुए हैं। ठीक ना, तो ये तो टोटल संतान के आधार पर हमने देख लिया। अब हम लोग पुत्र और पुत्री को अलग अलग देखेंगे। ठीक ना, अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि भैया जितने इसमें पुत्र उत्पन्न हुए हैं, अगर पुत्र की बात करिएगा तो पुत्र यहां पर कितने उत्पन्न हुए हैं, टोटल 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जो रेड कलर से हमने लिखा है। अब देखो जो 2 पुत्र हैं, तो 2 पुत्र में से एक पुत्र क्या है, सामान्य है, और एक है हीमोफिलिक। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 में से जो हीमोफिलिक है, तो हीमोफिलिक की संख्या 1 है, यानी कि ये कितना है, ये 50% हो गया ना। 2 में से वो कितना, 50%।
और बाद बाकी जो सामान्य पुत्र है, तो सामान्य पुत्र कितना है, ये भी दुग में से एक है, यानी कि ये भी 50% हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो पुत्र क्या हो जाएंगे, 50% सामान्य। जैसे देखो समझ में नहीं आया तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मान के चलो पुत्र जो है, जैसे देखो हेजगी क्या है, यहां पर टोटल संतान के आधार पर निकाले हैं, तो टोटल संतान कितना आया है, 4। तो 4 में से एक आपका क्या है, सामान्य है पुत्र, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया 25%। 4 में से एक यानी 25% सामान्य हो गया। फिर इसके बाद में वाहक कितना है, 4 में से एगो, इसीलिए 25% वाहक हो गया, ठीक। और 2 इसमें से क्या है, हीमोफिलिक है, एक पुत्र और एक पुत्री दोनों मिला करके, तो इसलिए 50% इसमें से क्या हो जाएंगे। अब अलग अलग देखेंगे, पुत्र को अलग और पुत्री को अलग। तो पुत्र कितने हैं इसमें से, लड़का कितना है, दुगो ना, तो दुग में से एगो हीमोफिलिक है, एगो, तो इसीलिए हीमोफिलिक दुग में से एक यानी कि 50%। तो 50% पुत्र क्या हो जाएंगे और 50% क्या हो जाएंगे, सामान्य। दो में से एगो क्या है, सामान्य है, यानी कि 50% सामान्य हो जाएंगे, ठीक ना। वहीं अगर हम पुत्री की बात करते हैं, अगर हम पुत्री की बात करते हैं कि भैया पुत्री का क्या सिचुएशन है, ये भी कितनी उत्पन्न हुई है, 2 गो ना। 2 गो में से अगर देखा जाए तो 2 गो में से हमने क्या देखा कि एक क्या है इसमें, एक इसमें हीमोफिलिक है और एक क्या है, वाहक। तो लिख लेते हैं इसमें से 2 गो में से हीमोफिलिक कितनी है बाबू, 1, यानी कि 50% पुत्री क्या है, हीमोफिलिक, ठीक ना। और बाद बाकी जो है वाहक कितनी है, तो वाहक यहां पर हो जाएगी 50%। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए लिखिएगा, प्रश्न घर से बनाने के लिए आप लोग लिखिए। अगला प्रश्न लिखिएगा, यदि किसी सामान्य पुरुष, यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी वाहक महिला के साथ किया जाता है, किसी वाहक महिला के साथ किया जाता है, वाहक महिला के साथ किया जाता है, तो उनके द्वारा उत्पन्न संतान, में हीमोफीलिया होने की संभावना, दर्शाइए। हीमोफीलिया होने की संभावना दर्शाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखो, यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी हीमोफिलिक महिला के साथ कराया जाता है, तो उनके द्वारा उत्पन्न संतान
उनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार के होंगे? उनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार के होंगे? किस प्रकार के होंगे? चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और आप लोग जो है अपना आराम से जो है अगला क्लास करिए और घर से बना करके लाइएगा, ठीक है?